नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम्र गाइडेंस में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड की। जी हाँ, आपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरएनए एडिटिंग की, उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन की, और आज के वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक कोडॉन्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, जेनेटिक कोडॉन्स क्या होते हैं? हमारे डीएनए में 4 मेन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और ये चारों ही न्यूक्लियोटाइड से मिल करके जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है। आरएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह यूरासिल। अब इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से एमिनो एसिड को कोड करना है। अभी तक बात थी रेप्लिकेशन की, डीएनए से डीएनए बनना। फिर बात आई ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए से आरएनए बनना। इसके आगे हम मूव करेंगे ट्रांसलेशन की तरफ, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, यानी कि आरएनए तो ऑब्वियसली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और उससे एमिनो एसिड्स का एक पॉली एमिनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन बने, उसके लिए एमिनो एसिड्स को कोड करना जरूरी है। तो यहां पर आरएनए से जब एमिनो एसिड्स कोड होंगे तो एक एक कोडोन ऐसा होगा जो एक एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेगा। अब ये कोडिंग सिस्टम होता कैसे है? तो बेसिकली हमको पता है कि टोटल नियरली 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, और इन 20 एमिनो एसिड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही मिल करके हजारों तरह के प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बन जाते हैं। यानी कि हर एक एमिनो एसिड एक स्पेसिफिक कोड से ही पहचाना जाएगा। मतलब मिनिमम 20 कोड्स तो होने ही चाहिए, ताकि एक कोड एक एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले, और फिर उस कोड के अगेंस्ट वो एमिनो एसिड ऐड हो जाए। दोस्तों, सबसे पहला कोडोन का फीचर है कि कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं। मतलब कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक कोड बनाते हैं। आपको पता है कि डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, विच आर ए, टी, जी, सी। और इस डीएनए से जब आरएनए बनता है, विच इज सिंगल स्टैंडर्ड, तो इसके अंदर भी 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, यू, जी, सी। इसके अंदर थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। और इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स का अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, एक के पीछे एक अरेंज्ड होते हैं। अब सवाल यह आता है कि जेनेटिक कोड, इसको हमने ट्रिपलेट कहा, इसका मतलब क्या है? इस आरएनए का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एमआरएनए है और इसके अंदर बहुत सारे कोडोन्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हैं। मान लेते हैं इस तरीके से अरेंज्ड है। ये इस आरएनए का 5 प्राइम एंड है, ये इस आरएनए का 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर जो कोडोन्स हैं, ये हमने बोला कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक कोडोन बनाएंगे। तो पहला सवाल तो यही आता है मन में कि तीन कोडोन्स, तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कोड क्यों बना रहे हैं? कोडोन्स सिंगलेट क्यों नहीं है, या फिर डबलेट क्यों नहीं है, या फिर कोडोन्स क्वाड्रुपलेट क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी। टोटल एमिनो एसिड्स जो हैं, क्योंकि एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, तो और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है 20। तो जब 20 एमिनो एसिड्स हैं, तो हर एक एमिनो एसिड के लिए उसका मिनिमम एक कोड तो होगा ही। ठीक है। अगर कोडोन सिंगलेट होता तो एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता, इट इज कोडिंग फॉर फर्स्ट एमिनो एसिड। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड दूसरे एमिनो एसिड को कोड करता, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे एमिनो एसिड को कोड करता, चौथा न्यूक्लियोटाइड, दैट्स इट। यानी कि अगर सिंगलेट कोडोन होता तो ये 4 ही एमिनो एसिड्स को कोड कर पाते, जबकि हमारे पास टोटल एमिनो एसिड्स है 20। तो बाकी के जो बचे 16 एमिनो एसिड्स हैं, उनकी कोडिंग कैसे होती? ये एक सवाल था। यानी कि कोडिंग सिस्टम सिंगलेट तो हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं कि कोडिंग सिस्टम डबलेट क्यों नहीं होता। तो डबलेट अगर होता कोडिंग सिस्टम, डबलेट मान के चलते हैं, सपोज दो दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के कोड बनाते, तो मैं ये यहाँ पर ट्राई करता हूं।
सपोज AU एक कोडोन बना रहा है, मैं एडेनिन के साथ ही सारे कॉम्बिनेशन लेता हूं, एक कॉम्बिनेशन ये भी आ जाएगा। These are 4 codons which are coding for 4 amino acids 1 2 3 and 4। फिर उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, दिस इज अगेन कोडिंग फॉर 4 amino acids रिस्पेक्टिवली। तो और कॉम्बिनेशन लेते हैं, यूरासिल से शुरू करते हैं, तो ये भी 4 amino acid कोड कर देता। तो चलिए 9 10 11 12 और एक और ले लेते हैं जिसके अंदर साइटोसिन से शुरू हो, तो ये भी 4 कोड करता 16। अगर कोडोन डबलेट होता तो इन 16 कोड्स के अलावा कोई और कोड मिलता ही नहीं। आप ढूंढ के देख लीजिए, आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से आप सिर्फ ये 16 कॉम्बिनेशंस ही बना सकते हैं, दैट्स इट, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। मतलब कि 16 एमिनो एसिड्स तो कोड हो गए, मगर 4 एमिनो एसिड्स तो अभी भी रह गए, तो बाकी बचे 4 एमिनो एसिड्स कहां से कोड होंगे, ये एक क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब कोडोन्स ट्रिपलेट हो सकते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, हमारे पास 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो हम सीधा 4 की पावर 1 रखेंगे। अगर सिंगलेट कोड होता 4 की पावर 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोड्स हो गए 4, तो 4 कोडोन्स हो गए अगर सिंगलेट होता। अगर डबलेट होता तो टोटल हमारे पास 16 कोड्स होते। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट हो जाएगा तो टोटल कोड हो जाएंगे 64। 4 की पावर में हम 3 रखते हैं अगर, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको 64 मिल जाएंगे। अब इन 64 कॉम्बिनेशन में से 20 तो एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, बाकी बचे 44 कोडोन्स का क्या काम है। 20 तो चलो 20 आर कोडिंग फॉर 20 एमिनो एसिड्स, लेकिन अगर 64 में से आप 20 माइनस कर दो तो बाकी बचे 44 कोडोन्स, क्या वो वेस्ट है? ऐसा भी नहीं है। जो बाकी बचे 44 कोडोन्स हैं उसमें से एक कोडोन तो होता है स्टार्ट कोडोन और 3 कोडोन होते हैं स्टॉप कोडोन। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 3 मिलाकर के 4 कोडोन तो ये निकल गए बाहर। तो 20 कोडोन से 1 निकल गए, 4 कोडोन से 1 निकल गए, अब कितने बचे? 40। अभी भी ज्यादा है, मतलब कि एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन्स से आइडेंटिफाई हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा कोडोन किसी एक एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, यहीं से जेनेटिक कोड्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि कोडोन्स आर ट्रिपलेट, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कोडोन्स आर डीजेनरेट। तो यहां पर आपके सामने एक टेबल है, इस कोडिंग डिक्शनरी में आप देखिए तो 3 पोजीशंस रखी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट पोजीशन, ऊपर सेकंड पोजीशन और राइट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन, और इसके बेस पे उन्होंने टोटल 64 कोडोन्स यहां पर लिखे हुए हैं। इन 64 कोडोन्स में एक कोडोन है AUG विच इज स्टार्ट कोडोन, जो हमेशा मिथ्योनिन को कोड करेगा, और 3 कोडोन्स हैं स्टॉप कोडोन UAA, UAG एंड UGA। दीज आर द स्टॉप कोडोन्स। ये हमेशा ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करवाएंगे, ट्रांसलेशन को स्टॉप करवाएंगे। मतलब ये वाले कोडोन्स किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। और बाकी के बचे कोडोन्स अगर आप ध्यान से देखें तो फिनाइल एलेनिन के लिए 2 कोड्स हैं, ऐसे ही आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोड्स हैं, वेलिन के लिए 4 कोड्स हैं। ऐसे ही अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग कोडोन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कोडोन्स आपको याद नहीं करने, रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड के कोडोन्स कभी नहीं पूछते, मगर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोडोन्स आर डीजेनरेट, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। एक कोडोन से ज्यादा कोडोन्स भी, मतलब एक से ज्यादा कोडोन्स एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों कोडोन्स की पहली प्रॉपर्टी आ गई कि कोडोन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि कोडोन्स आर डीजेनरेट। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोडोन्स में एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? स्टार्ट कोडोन इज AUG। ये एक जनरल कोडोन है AUG, मगर कभी कभी प्रोकैरियोट्स के केस में खास तौर से GUG भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। तो AUG के साथ साथ GUG ऑल्सो एक्ट्स एज स्टार्ट कोडोन। स्टॉप कोडोन की बात करेंगे तो स्टॉप कोडोन्स में 3 कोड्स हैं। तो दीज आर स्टॉप कोडोन्स। ये स्टॉप कोडोन्स क्यों हैं? क्योंकि ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। स्टार्ट कोडोन में AUG और GUG हैं। AUG और GUG दोनों ही मिथियोनिन को कोड करते हैं। जिस टाइम ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है उस टाइम पहला एमिनो एसिड AUG और GUG से ऐड होने वाला, दैट इज मिथियोनिन। यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये प्रोकैरियोट्स के केस में या बैक्टीरिया के केस में फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, सीधा सीधा मिथियोनिन नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स के केस में जिसमें AUG ही स्टार्ट कोडन होता है वहां पर ये सिंपल मिथियोनिन होता है, फॉर्माइल मिथियोनिन नहीं होता। GUG की बात करें तो GUG अगर स्टार्ट कोडन है तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा, जबकि अगर ये वाला कोड अंदर प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडन नहीं है, कोडोन्स के बीच में कहीं अंदर प्रेजेंट है GUG, उस टाइम पर ये वैलिन को कोड करेगा। तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, मगर ये आपको एक बेसिक आइडिया याद रखना है। तो तीसरा जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कोडोन्स का, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन्स। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोडोन्स की। कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब कि कोडोन्स के बीच में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। कोडोन्स आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस, दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर देयर एमिनो एसिड। वो कोडोन जो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करेगा वो उस एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडोन्स आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस, सेम कोडोन सेम एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोडोन्स ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे के साथ। मतलब कि अगर ये पूरा आरएनए का स्ट्रेच है और इस आरएनए के स्ट्रेच पे अलग अलग कोडोन्स अटैच्ड हैं, तो इसका कोडिंग सिस्टम 3-3 के ट्रिपलेट में चलता चला जाएगा। तो कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 3 एमिनो एसिड्स कोड कर लिए, उसके बाद अगले 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे पकड़ लिए, फिर उसके बाद अगले 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे पकड़ लिए। ऐसा नहीं चलेगा। एक बार जो ट्रिपलेट का सेट पकड़ लिया उसके बाद सीधा अगला ट्रिपलेट का सेट आएगा, उसके बाद फिर से अगले ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का सेट आएगा और ये इस तरीके से नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा। तो कोडोन्स आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग के साथ साथ कोडोन्स आर कॉमा लेस, फुल स्टॉप लेस। कोडोन्स के बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता है। तो यहीं पर देखते हैं यही सेम कोडिंग सिस्टम है। इन सारे कोड्स के बीच में कहीं भी कोई फुल स्टॉप या फिर कॉमा नहीं लिखा जाता। हमेशा इसको सीधा लिखते चले जाते हैं कोड्स को एक के बाद एक। दे आर ऑलवेज कॉमा लेस एंड फुल स्टॉप लेस। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कोडोन्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोडोन है सपोज, तो ये कोडोन एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करेगा एंड इन एवरी स्पीशीज फ्रॉम लोअर प्रोकैरियोट्स टू हायर यूकैरियोट्स, हर जगह कोई भी स्पीशीज हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो कोडोन जिस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड कर रहा है ये सेम एमिनो एसिड को ही कोड करता रहेगा, किसी भी स्पीशीज की हम बात करें। तो कोडोन्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो कोड जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है
उसी सेम कोड को वो हमेशा कोड करता रहेगा, चाहे ये बात बैक्टीरिया की हो और चाहे ये बात हायर यूकेरियोट्स यानी कि ह्यूमन बींग्स या हायर एनिमल्स की हो या बेशक प्लांट्स की क्यों ना हो। जो कोड जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है उसी सेम एमिनो एसिड को वो कोड करेगा। मगर यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो फैक्ट है द कोडोन्स आर यूनिवर्सल, इसमें एक्सेप्शंस हैं। यानी कि प्रॉपर्टी है कोडोन्स की दैट कोडोन्स आर यूनिवर्सल, बट ये फैक्ट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इस फैक्ट में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ चेंजेस हैं जिनको समझना पढ़ना जरूरी है। जैसे कि जब हम बात करते हैं जीयूजी कोडोन की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये फर्स्ट कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन यही है, उस केस में ये कोड करेगा मिथियोनिन को, या कहना चाहिए फॉर्माइल मिथियोनिन को। लेकिन अगर ये कोडोन आरएनए के स्ट्रेच में बीच में कहीं प्रेजेंट है, अंदर की तरफ कहीं प्रेजेंट है, उस टाइम पर ये कोड करेगा वैलिन को। ये एक पॉइंट है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम 20 एमिनो एसिड्स, वो 20 एमिनो एसिड्स जो हम जनरली पढ़ते हैं उनको छोड़कर कुछ स्पेशल एमिनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि सेलिनोसिस्टीन या फिर पायरोलाइसिन। और इनको कोड करने वाले जो कोडोन्स हैं वो कौन से हैं? तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला मुद्दा है। अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि ये जो कोडोन्स हैं यूजीए, यूएजी और इसके साथ साथ यूएए, ये स्टॉप कोडोन्स होते हैं। दीज 3 आर स्टॉप कोडोन्स। लेकिन कहीं कहीं पर ये कोडोन्स भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यूजीए कोड कर रहा है सेलिनोसिस्टीन को, यूएजी कोड कर रहा है पायरोलाइसिन को, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। हर जगह ये वाला कोड पायरोलाइसिन को कोड नहीं करता। सिर्फ जहां पर पायरोलाइसिन ऐड होने की जरूरत हो वहां ये कोड इस एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। यानी कि ये वाला कोड यूनिवर्सल तो ना हुआ, किसी स्पीशीज में तो ये स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा है और किसी दूसरी स्पीशीज में ये पायरोलाइसिन को कोड कर रहा है और ये सेलिनोसिस्टीन को कोड कर रहा है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ से अलग हटने वाली बात है। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड्स की जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, प्लस आपको सबका मीनिंग भी पता होना चाहिए। कई बार CSIR नेट में एक मीनिंग देते हैं और उसके बेसिस पर ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फिट बैठ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक कोड्स के बारे में CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो ब्लैक थंब को ब्लू करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। राइट हैंड साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन भी है। अगर आप वो दबा देंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।